हेलो स्टूडेंट्स, आपको बीएससी सेकेंड ईयर में इसमें लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया जा रहा है। उसमें हम एक नया चैप्टर ले रहे हैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ये आपको पढ़ना है यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन चाहिए, यानी आव्यूह निरूपण कैसे करते हैं। कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको दे दिया जाए तो वो हम आपको थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट दे दें, उसके बाद फिर इस पर प्रॉब्लम्स हैं, यानी कोई ज़्यादा थ्योरम नहीं होती, इसमें प्रॉब्लम्स हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। तो इस पर आपसे इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। वो कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया जाएगा, कहेंगे इस पर मैट्रिक्स निकालिए, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताइए क्या होगा। तो एक हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो इसके लिए जरूरी है कि दो वेक्टर स्पेस हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तभी तुम लीनियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो हमने मान लिया, या चाहे तो आप एक बार इसको जो है यहाँ फिर से लिख दीजिए, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये है। अब हम यहां पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो किसी एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में जाएगा, ये आपको हमने बताया था। तो लेट u एंड v दो लीनियर ट्रांसफॉर्म दो वेक्टर स्पेस में ले लिए, b2 वेक्टर स्पेसेस। ठीक है, लेकिन दोनों की फील्ड सेम होगी, ओवर द सेम फील्ड, कैपिटल F। फिर आगे क्या करेंगे आप, एंड लेट T बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, सच दैट किस प्रकार T इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U इंटू V। U से V में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। हमने आपको लीनियर ऑपरेटर भी समझाया है। ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मेशन एक अंतर होता है कि अगर हम T लीनियर ऑपरेटर लेते हैं तो ये V टू V इटसेल्फ चलता है ना। इसमें देखिए डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस होते हैं, तो इसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। और अगर सेम वेक्टर स्पेस है तो लीनियर ऑपरेटर बोलेंगे। तो T को हम यहाँ पर अलग से बता दे रहे हैं कि ये लीनियर ऑपरेटर है। क्वेश्चन आपको दोनों तरह के पूछे जाएंगे, ये लीनियर ऑपरेटर है, यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, ये उसका पर्टिकुलर केस ले लेंगे, वो अलग की बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात आई तो हमने कहा आपको बता दें कि अगर डिफरेंट वेक्टर स्पेस है लेकिन फील्ड सेम होनी चाहिए, एक ही फील्ड में दोनों डिफाइंड हो, तब हम T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं, है ना। और यहाँ पर V से V में अगर चल रहे हैं इटसेल्फ, तो इसी T को हम बोलते हैं, इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T को बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो पढ़ते में बहुत ध्यान रखना है कि लीनियर ऑपरेटर है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो निश्चित आपको दो डिफरेंट वेक्टर स्पेस जरूर दे देंगे। अगर लीनियर ऑपरेटर लिखते हैं तो एक ही वेक्टर स्पेस लिख देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि आप स्वयं देखिए कि वो इटसेल्फ होता है ना, तो इसमें दो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये हम आपको एक थोड़ी सी छोटी जानकारी आपको इसमें दे रहे हैं। देखिए, खैर तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U टू V हो गया। अब दो अलग अलग वेक्टर स्पेसेस हैं तो दोनों अलग अलग बेसिस होगी। ठीक है, एक की डायमेंशन कुछ अलग मानते हैं, एक की डायमेंशन कुछ अलग मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये भी कह दिया, एंड लेट डायमेंशन U इज इक्वल टू, हमने M ले लिया, डायमेंशन V इज इक्वल टू N ले लो। ऐसे है ना, एक आर्टिकल समझा रहे हैं आपको कैसे करना है। तो यहां पर बेसिस एंड B इज इक्वल टू x1 x2 एंड सो ऑन xm is the basis
ऑफ यू हो जाएगी, एंड बी डैश ले लेते हैं, ये हो जाएगी y1 y2 y3 या y2 लिख दो बहुत है, एंड सो ऑन yn। तो ये किसकी बेसिस जाएगी? इज द बेसिस ऑफ v। ये समझिए आप, u की डायमेंशन हमने सपोज किया m है तो उसकी बेसिस में m एलिमेंट होंगे, v की डायमेंशन n है तो उसकी बेसिस में n एलिमेंट होंगे। तो ये u की बेसिस हो गई, ये v की बेसिस हो गई, ये दोनों हो गया। तो अभी हम एक एक करके सबको जो है तय कर रहे हैं किसका कितना है। तो u का डायमेंशन m, v का n, उनकी दोनों की बेसिस। ठीक है, अब आप बताएं यहाँ पर u t क्या है? t एक जो है इमेज बनाएगा, u के एलिमेंट का v में बनाएगा, है ना। तो इतना आपको पहले हम समझा दे रहे हैं, तो इतना पहले आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं एक एक करके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है कि अगर इसका हम tx1 लेते हैं तो tx1 tx2 है ना, एंड सो ऑन txm। यहाँ पे देखिए ये u के बेसिस है ना, तो इसके जो हम एलिमेंट्स का जो इमेज लेंगे वो सभी किस में बिलोंग कर जाएंगे? v में कर जाएंगे। क्योंकि ऐसे आप अगर थोड़ा सा मैपिंग को देख लें, ये तीसरा से ये आपका u है, ये v है, ये आपका x1 x2 xm है मान लीजिए। तो इसका जो इमेज बनाएगा वो कहाँ बनाएगा? tx1 tx2 और txm। तो आप बताएं यहाँ पे tx1 tx2 ये सारे एलिमेंट किसके हैं? v के। आप जानते हैं कि ये v के एलिमेंट हैं, तो v का एवरी एलिमेंट क्या करेगा? उसकी बेसिस से, किसकी बेसिस से? v की बेसिस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। रूल मालूम? यानी द एलिमेंट्स ऑफ v, क्योंकि किसकी बेसिस है? v की। तो एलिमेंट्स v का कोई एलिमेंट ले लो, तो एलिमेंट्स ऑफ v इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ इट्स बेसिस b डैश। सकता है कि नहीं? तब यहां पे लिख देंगे कि देयरफॉर tx1 ये सब v में है, तो इज द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बहुत अच्छे समझिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिस b डैश ऑफ v, ये बनाएगा। इसी तरह से tx2 tx3 एंड सो ऑन txm, सभी लोग इनकी बेसिस के एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन हम बना के आपको दे रहे हैं। उसके बाद मैट्रिक्स बनानी है हमको, तो इतना कॉपी करिए तो बना के दिखाते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले tx1 द एलिमेंट ऑफ v इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन। तो देखिए यहाँ पर हम स्केलर लेते हैं a11 और उसका v की बेसिस का एलिमेंट y1 y2 y3 yn है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a12 और y2 एंड सो ऑन प्लस a1 कितना yn है, तो n और yn। ठीक है, एलिमेंट हो गए। अब हम चलते हैं tx2 पर। तो tx2 तो देखिए यहाँ पे ये 1 था, तो ये 1 हमने ले लिया। अब की लेंगे 2a21, ये 2 है ना, ये 2 यहाँ लगा दीजिए। फिर y1 a22 y2 एंड सो ऑन a2n yn। इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा एंड सो ऑन। अगर हम ले लेते हैं txm, है ना, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? am1 y1 am2 y2 एंड सो ऑन प्लस amn yn। ये देखिए ऐसे बनेंगे। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो लीनियर कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं इनके कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स लेंगे, यानी कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स। यहां पर इसको हम कुछ लिख देते हैं, जैसे लिख दिया ए आई जे को एक संकेत दे दिया, तो ये मैट्रिक्स क्या बनेगी, कोफिशिएंट, यानी y1 का कोफिशिएंट a11, y2 का a12, ऐसे इनके कोफिशिएंट्स को हम यहाँ लेते हैं a11, a12, a1n, ऐसे a21, ये देखिए ना a21, a22, ये सब कोफिशिएंट्स है, गुणांक, a22, a2n एंड सो ऑन, am1, am2 और amn। तो ये जो है मैट्रिक्स आपकी बन गई, m क्रॉस n की मैट्रिक्स आपकी बन गई। तो ये है क्या, ये जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और हमको निकालना है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके सामने आई है, इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, यानी इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, वो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगी वो टी की मैट्रिक्स होगी, है ना। ये टी की मैट्रिक्स नहीं है, ये उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, और इसी का ट्रांसपोज जो बनेगा वो टी का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पहले कॉपी करिए आप इसी मेथड से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये लिखना समझ में आ गया। आपने देखा कि Tx1 किसका एलिमेंट है, V का, तो V का एलिमेंट V की बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो देखिए V की बेसिस में एलिमेंट कौन थे, y1, y2, yn, तो उन्हीं के एलिमेंट का ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको स्केलर चाहिए, तो स्केलर आप इस तरह से लगा दो, जैसे ये 1 था ना, तो 1 1 1 2 1 n, ऐसे 2 1 2 2 2 n, m1 m2 mn, ऐसे सजा दीजिए इसको, एक अरेंजमेंट है। तो उसके बाद इनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स ले लो। अब मैट्रिक्स आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं। तो कॉपी करिए, और इस मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज बनेगी वो हो जाएगी मैट्रिक्स ऑफ टी। तो नीचे लिख देंगे कि ट्रांसपोज, यानी हिंदी में परिवर्त कहते हैं, ऑफ दिस मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कैपिटल टी, रिलेटिव टू द ऑर्डर्ड बेसिस। ये जो बेसिस होती है ऑर्डर्ड होती है, अच्छा, इनमें हम x1 x2 x3 को स्थान बदल नहीं सकते, फिक्स होते हैं। ये ऑर्डर्ड बेसिस कहते हैं इसको, जिनके वैल्यू को ना चेंज करें। ऑर्डर्ड बेसिस b एंड b डैश, तो क्या लिखेंगे, एंड डिनोटेड बाई, ये भी लिख दीजिए डिनोटेड बाई। किस तरह से डिनोट करते हैं इसको, t b डैश, और सिंपली टी भी लिख देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मैट्रिक्स टी बी डैश, ऑर्डर्ड, बेसिस कर दो हो गए ना, बेसिस, ऑर्डर बेसिस बी एंड बी डैश। तो कितना हो जाएगा, बस इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, a11, a11, a12 एंड सो ऑन a1n, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा a21, a22 एंड सो ऑन a2n कर देंगे। फिर एंड सो ऑन am1, है ना, एंड सो ऑन am2, ठीक है, और ये हो जाएगा amn, ये आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आपकी जो है इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स इसमें बनी है ट्रांसपोज, तो आपने देखा ना, पहली रो
पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, और तीसरी रो ये जो लास्ट रो लास्ट कॉलम बन गया। इस समय जो आपकी मैट्रिक्स बन जाएगी वो कहलाएगी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें कितनी रोज हैं? इनमें रोज हैं n, और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 2 3, तो ये m कॉलम हो जाएंगे। ठीक, तो ये n क्रॉस m की एक मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगी, n क्रॉस m, क्योंकि इसमें रोज अब n हो जाएंगी और कॉलम m हो जाएंगे। इनको जो है आप लिख सकते हैं, ये क्रम भी बदल जाएगा। ये 1 2 2 2 सब चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो है आप मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो हमारा मतलब ये है कि जो मैट्रिक्स आपकी आएगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसी का आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो बस आपको मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो ये एक इसका जो है पूरा प्रोसेस है कि हम क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, है ना। अब इसमें अब एक समस्या ये आ सकती है कि वो जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी दे सकते हैं और लीनियर ऑपरेटर भी दे सकते हैं। तो ये हम आपको एक बार फिर क्लियर कर दें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन लगाते समय ध्यान क्या देंगे आप? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको टी इस तरह से कुछ ना कुछ दिया रहेगा, जैसे आर क्यूब 2r क्यूब दिया रहेगा 2r स्क्वायर दिया रहेगा। तो देखिए दोनों चेंज है कि नहीं, ये r क्यूब है 3 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन, इस तरह से जो है आपको चेंज करके दे देंगे, है ना। और अगर वो लीनियर ऑपरेटर लिखते हैं, लीनियर ऑपरेटर, तो वहां पर आपको डिफरेंट नहीं दिया जाएगा। वो t जो है वो केवल आर क्यूब आर स्क्वायर नहीं, जो एक वेक्टर स्पेस देंगे, दो वेक्टर स्पेस आपको नहीं देंगे। वो अंडरस्टूड होता है कि आप ऑटोमेटिक उसको आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में भेज दें, या कोई वेक्टर स्पेस वी दे दिया तो वी से वी में आप खुद भेजें उसको। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट होता है u, है ना, u टू v, यहाँ पे डिफरेंट है। ये सब चीजें आपको समझनी है। और यहाँ पर क्या है, सेम वेक्टर स्पेस है, फील्ड एक ही होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगाते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अब दूसरी बात और भी समझ लीजिए कि अगर उन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया तो दोनों की बेसिस भी अलग अलग होगी। भाई देखिए ये 3 डायमेंशन का है तो इसकी बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, इसकी बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे। यहाँ पे देखिए ये लीनियर ऑपरेटर है तो इसकी बेसिस में, ये अगर 2 डायमेंशन का है तो इसकी बेसिस में 2 एलिमेंट, तो फिर वही वेक्टर स्पेस आएगा तो उसकी बेसिस में भी 2 एलिमेंट, यानी वही बेसिस होगी, बेसिस सेम होगी, वेक्टर स्पेस सेम है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको समझना है। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, तब क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, प्रॉब्लम ये दे रहे हैं, लेट टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, टी बी ए ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा लीनियर ऑपरेटर है तो आप देखिएगा इसमें वेक्टर स्पेस सेम होगा, है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो फिर डिफरेंट होगा। ठीक, तो लीनियर ऑपरेटर ये है आर स्क्वायर ऑन आर स्क्वायर, 2 डायमेंशन का हो गया, तो इसकी बेसिस में 2 एलिमेंट होंगे। आप जरा समझिए, डिफाइंड बाई, ठीक है, ध्यान ले लेते हैं,
टी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू दे रहे हैं 4x माइनस 3 2y और साथ में है 2x प्लस वाई, ये हो गया। ठीक, फिर कह रहे हैं कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ टी रिलेटिव टू द बेसिस बेसिस है आपकी अल्फा 1 अल्फा 2 है ना, वेयर अल्फा 1 दे दिया इन्होंने 1,1 एंड अल्फा 2 दे रखा है -1,0, ये है। ठीक है, अब जरा देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के मेथड को आप अच्छे से समझें कि क्या क्या स्टेप इसमें लेने हैं, तो आप इससे बड़े क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। हमने जो आपको पहचान बताई वो पहले देखिए। इन्होंने इस क्वेश्चन में लिखा है टी बी ए लीनियर ऑपरेटर, बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, है ना। बहुत से स्टूडेंट्स को ध्यान नहीं देते हैं और वो क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं कब क्या करना है, कभी 3 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी अलग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखो क्या लिख दिया, लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर, तो इन्होंने आर स्क्वायर लिख दिया, ऑपरेटर था इसलिए ऑन आर स्क्वायर करके छोड़ दिया। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखते हैं तो निश्चित यहाँ पे 2 तरह के वेक्टर स्पेस आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो वहाँ पर जैसे कोई 3 डायमेंशन का है, 2 डायमेंशन में 3, 4 यानी कुछ ना कुछ चेंज करके आपको वेक्टर स्पेस दे देते हैं। तो ये आर स्क्वायर हो गया। तो बताइए जब ये इटसेल्फ है, स्वयं वेक्टर स्पेस है, तो इस वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होगी वही स्वयं की हो जाएगी, यानी बेसिस एक ही है, काम दोनों की करेगी, है ना, ध्यान रखना। डिफाइंड बाई किस तरह से, टी एक्स वाई, देखिए टी एक्स वाई कैसा ट्रांसफॉर्म करता है कि 4x माइनस करिए, तो एक्स वाई इस एलिमेंट किसका होगा, इसका, इस आर स्क्वायर का होगा। और ट्रांसफॉर्म किसमें कर रहा है, इसमें, किसमें, वही 4x माइनस 2y और 2x प्लस वाई। ठीक है, कौन कर रहा है, टी, ये बन गया। तो एक्स वाई आर स्क्वायर जैसे डोमेन, और ये आर स्क्वायर में भेजेगा, ये आपका जो है कोडोमेन रेंज में चला जाएगा। ठीक है, इतना ये आप पहले समझिए मैपिंग। अब वो कह रहे हैं कंप्यूट द मैट्रिक्स ऑफ टी, टी की मैट्रिक्स आप ज्ञात कीजिए, है ना, रिलेटिव टू द बेसिस। अब देखो यहाँ पे बेसिस लिखा है, बेसिस नहीं लिखा है यहाँ पे देखिए प्लूरल नहीं यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर है स्वयं, तो बेसिस एक ही है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखिए 2 बेसिस मानी थी, जब हमने आपको आर्टिकल भी बताया था, तो बी और बी डैश माना था, तो हमने रिलेटिव टू आर्डर बेसिस लिखा था, और वो आपको याद होगा कि हमने बी कामा बी डैश लिखवाया था। यहाँ पे बेसिस एक ही होगा, तो यहाँ पर केवल बी हो जाएगा, टी बी, ऐसा समझ लीजिए। तो रिलेटिव टू द बेसिस अल्फा 1 अल्फा 2, बहुत बारीकी समझिए इसको। ठीक है, वेयर अल्फा 1 अल्फा 2 इससे दिए जाते हैं। 2 डायमेंशन का है तो 2 डायमेंशन दिया जाएगा, अगर 3 डायमेंशन होता तो यहाँ पे 1 कामा फिर लिखा रहता। ठीक है, ये इतना क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अल्फा 1 का इमेज लेना है और अल्फा 2 का इमेज लेना है। ये दोनों किसको बिलोंग कर जाएंगे, वही आर स्क्वायर को। ये कौन सा आर स्क्वायर है, ये सेकंड, ये वाला आर स्क्वायर, इसमें बिलोंग करेंगे। तो आप जानते हैं कि आर स्क्वायर का एवरी एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स अल्फा 1 एंड अल्फा 2। यानी हम टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 को अल्फा 1 अल्फा 2 का लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे कि नहीं, जैसे उसने बताया था, तो जैसे हमने y1 y2 लिया था, वहां पर ये अल्फा 1 अल्फा 2 है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे। तो पहले इतना आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिए, फिर इसको हम अलग से चलते हैं। तो क्वेश्चन हमने आपको क्लियर कर दिया, अब इसको जो है हम सोल्यूशन में ले चलते हैं। ठीक है, इसको लिखिए आप लोग। ठीक,
4x माइनस, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ लिख लेते हैं टी एक्स कामा वाई क्या दिया था आपको, 4x माइनस 2y और 2x प्लस वाई, इसे नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ जो बेसिस जो दी गई है, एंड अल्फा 1 इज इक्वल टू 1 कामा 1 और अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस 1 कामा 0, इसे नंबर 2 मान लीजिए। ये थोड़ा कहने में अच्छा रहेगा। ये हो गया। तो अब इसमें हम जो है सॉल्यूशन में चलते हैं। क्या लिखेंगे, हियर वी आर टू फाइंड, यानी हम इसमें क्या फाइंड करेंगे ये आप देखिए। वी आर टू फाइंड टी अल्फा 1 एंड टी अल्फा 2, ये दोनों हम लोग निकालेंगे। तो टी अल्फा 1 टी अल्फा 2 किसके एलिमेंट्स होंगे, आर स्क्वायर के, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर एंड कैन बी written as the linear combination of alpha 1 and alpha 2। अल्फा 1 अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको हम लिख सकते हैं। किनको किनको, टी अल्फा 1 और टी अल्फा 2 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सबसे पहले जो है तय कर लीजिए। और उसके बाद तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर से कि लेट, चलो एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर आया हुआ है, ये एलिमेंट किसका है, ये एलिमेंट डोमेन का है ना। जैसे आप लिखते हैं ना टी, तो यहाँ पे देखिए कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसका ले रहे हैं, इसमें ले रहे हैं। तो इसका जो एलिमेंट होगा वी, तो उसका जो इमेज बनेगा वो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेगा। तो टी ए कामा बी हम ले रहे हैं, नहीं तो ए कामा बी अगर हम आर स्क्वायर को ले रहे हो तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा, सॉरी ए कामा बी यहाँ पे लिया जाएगा, है ना। ए कामा बी ये इसका एलिमेंट है, तो ये इसकी बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो ए कामा बी इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए कुछ यहाँ पर स्केलर ले लीजिए। स्केलर हमने मान लिया, जैसे थोड़े के लिए हमने मान लिया x, है ना। तो x इंटू अल्फा 1 y इंटू अल्फा 2 ऐसा बना लो। x y दो आपके स्केलर्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, a कामा b इज इक्वल टू x इंटू अल्फा 1 कामा 1, y इंटू अल्फा 2 माइनस 1 कामा 0। ठीक है, कहाँ से लिया इसको, फ्रॉम 2। देखते चलिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई आपको ये डिस्टर्ब कर जाएगा। यहाँ पे x1 और x2 कर लो, है ना। x1 x2 कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब देखिए ये हो जाएगा a कामा b इज इक्वल टू ये x1 और माइनस x2, और ये हो जाएगा आपका x1 और माइनस 0, क्योंकि x2 है नहीं। तो हम यहाँ पे क्या पा जाएंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू a और x1 इज इक्वल टू पा जाएंगे b। ध्यान से देखिए आप, और इसे क्वेश्चन नंबर 3 भी कह दीजिए। ठीक है, क्या किया, a कामा b हमने माना आर स्क्वायर में। तो आप जानते हैं आर स्क्वायर का एवरी एलिमेंट उसी की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो अल्फा और अल्फा 2 क्या थे, बेसिस थे। तो उसको हमने दो स्केलर ले लिए, x1 और x2 अननोन फॉर्म में। ठीक है, अब x1 की वैल्यू b आ गई। अब यहाँ से x1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो सो b माइनस x2 इज इक्वल टू a, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस a। ठीक है, तो इस तरह से जो हमने दो स्केलर लिए थे उनकी वैल्यू हमें मिल गई। x1 की वैल्यू आ गई b और x2 की वैल्यू आ जाएगी हमें b माइनस a। तो एक बार इसको अच्छे से आप रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या किया हमने लिखा हियर वी आर टू फाइंड टी अल्फा 1 टी अल्फा 2। भाई टी इमेज निकालेंगे तभी तो बात बनेगी, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो वेयर, है ना,
तो विच आर, यहाँ पे विच लिख दीजिए, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर एंड कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2, ये लिख दिया। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एलिमेंट मान लेते हैं a कामा बी। ये किसका मान लिया? आर स्क्वायर का। तो दिस एलिमेंट जो आर स्क्वायर का एलिमेंट होगा वो आर स्क्वायर की बेसिस का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेगा। अब मामला यहाँ पे थोड़ा सा ये कभी कभी दिमाग में उलझता है कि बेसिस एक ही है और दोनों तरफ जा रही है, डोमेन की तरफ भी जा रही है और कोडोमेन की तरफ भी जा रही है। तो कभी कभी लोग कंफ्यूज रहते हैं किधर गई, ये दोनों में जा रही है, इसलिए कोई कंफ्यूजन रखिए ही नहीं, है ना। तो ये आर स्क्वायर की बेसिस के एलिमेंट है अल्फा 1 और अल्फा 2, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया। अल्फा 1 अल्फा 2 का ये देखिए ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है, ये यहाँ पर हमने रख दिया। इसको अरेंज करके फिर कंपेयर कर लिया, हमें दो इक्वेशन मिल गए, दोनों को सॉल्व कर लिया। तो x1 की वैल्यू b पहले से है, x2 की वैल्यू आ गई तो हमने इकट्ठा लिख दिया, x1 और x2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इतना अभी तक हमने किया। अब हम t अल्फा 1 पे वापस जाएंगे और उसको निकालते हैं। तो आप इतना लिखिए पहले, तब आगे बात बढ़े, इतना कॉपी करिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। देखिए अब यहां पे हम t की डेफिनेशन यूज करेंगे, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ t। क्या यूज करेंगे देखिए, लिख देंगे t अल्फा 1 इज इक्वल टू t अल्फा 1 कितना है 1 कामा 1। ठीक है, t 1 कामा 1 हो जाएगा। अब t 1 कामा 1 कितना हो जाएगा, यहां पे रखिए आप, देखिए कैसे चल रहे हैं। t अल्फा 1 कौन 1 कामा 1। अब ये 1 कामा 1 क्या हो गया xy। अब xy यहाँ आइए तो क्या लिखा जाएगा 4 इंटू 1, देखिए एक रेखा क्लियर कर रहे हैं, -2 इंटू 1 कामा 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 2 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ये जो 3 हो जाएगा ये आपका ये रिजल्ट बन जाएगा, कौन सा नंबर 1 जो अभी आपने यहाँ लिखा था a कामा b इज इक्वल टू x1 अल्फा 1 और x2 अल्फा 2। नंबर 1 लिखा था ना, ये यहाँ पे आ जाइए। तो 2 कामा 3 ये बन गया। अब देखो कैसे कैसे इसको बना रहे हैं, x1 x2 तो दिया ही है, बहुत ही सावधानी से चलिएगा। इसको हमने नंबर 3 माना होगा, हाँ ये नंबर 3 है आपका, देखिए a कामा b है ना। तो नंबर 3 को जरा सा ऐसे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, a कामा b इज इक्वल टू x1 1 कामा 1 x2 माइनस 1 कामा 0, ये आपका नंबर 3 है। ठीक है, इसको नंबर 3 ये कर लीजिए। अब जरा बताइए जहां पे 2 कामा 3 लिखा है 2 कामा 3 वो वहां पे a कामा b लिखा है, तो क्या बोल रहा है कि x1 इंटू 1 1 x2 इंटू ये लिखिए। तो क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं 2 कामा 3। चलो फिर से इसको लिख लेते हैं, t अल्फा 1 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका, चलिए ऐसे ही बराबर यहीं लिख दो इसको, 2 कामा 3 यहीं कर दो, क्या जाता है। हाँ अब चलिए ये बताइए 2 कामा 3 आया, आ गया। अब 2 कामा 3 नंबर 3 से क्या लिखोगे x1 इंटू 1 कामा 1, ठीक है, और फिर x2। तो यहाँ पर हम लोग ये यूज करेंगे 1 कामा 1 और अल्फा 1 यूज कर रहे हैं, तो अल्फा 1 के लिए हमें 2 कामा 3 मिल गया है। तो 2 कामा 3 x1 इंटू 1 कामा 1 x2 इंटू माइनस 1 कामा 0। तो ये आपका a कामा b है, जो 2 कामा 3 दिख रहा है ये आपका a कामा b है। तो x1 कितना है, x1 आया था b 1 कामा 1, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा आपका a कामा b, वो 2 कामा 3 जो आया था ना, तो a कामा b है समझ लीजिएगा। तो x1 और ये लिख दिया जाएगा, x2 कितना आया था b माइनस a और इंटू माइनस 1 कामा 0। अब आप देखें b कितना आया है, b आपका यहाँ पर आया है 3,
अगर हम देखें तो टी अल्फा 1 ये आया है ए कामा बी, और यहां लिख देंगे ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3। देखो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि टी अल्फा 1 इज इक्वल टू 2 कामा 3 आया, जो क्या है ए कामा बी। ठीक, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 2 कामा 3 आपका लीनियर कॉम्बिनेशन से नंबर 3 पे जाइए, इस तरह से लिखेंगे। फिर यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या निकाली आपने b, x2 की वैल्यू b माइनस ए निकाली, वही लिखा रहने दो, है ना। अब b की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है 3, तो 3 इंटू 1 कामा 1 और प्लस b माइनस ए हो जाएगा 3 और माइनस 2 इंटू माइनस 1 कामा 0। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 1 कामा 1 और प्लस 1 इंटू माइनस 1 कामा 0। ये बन जाएगा आपका टी अल्फा 1। ठीक है, ये है नंबर 4। ये आया आपका टी अल्फा 1। 1 1 और माइनस 1 को ऐसे ही ब्रैकेट के अंदर ही लिखा रहेगा। बगल में जो गुणांक आया है वो देखा जाता है 3, यहाँ पे आया है 1। यही मेन है। ठीक है, तो इतना पहले लिखिए। तो बहुत ही घुमावदार होता है, थोड़ा सा चूकेंगे तो इधर का उधर हो जाता है। ठीक है, तो हमने एक तरफ से निकालने की कोशिश की है कि सबसे पहले a कामा b से ये जो निकाल के हमने x1 x2 की वैल्यू निकाल ली थी, उसके बाद इस समीकरण को फिर हमने t अल्फा 1 लिखा। t अल्फा 1 होता क्या है, अल्फा 1 1 1, समझ लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे 1 1, ये 1 1 हुआ। अब देखिए ये x y लिखा है, तो 1 1 तो समझो x y लिखा है, तो जहां जहां x है y है वहां पर हमने क्या कर दिया 1 और 1 लिख दिया। देखिए आपको एकदम समझाने के लिए ये 1 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 x y 1 1 1 हो गया। इसकी वैल्यू 2 कामा 3 आ गई, जो कि क्या होगी a कामा b। तो अगर हम a कामा b इसको लिखते हैं तो a कामा b तुलना करें, a यहाँ 2 है और b यहाँ पर 3 है। फिर t अल्फा 1 यहाँ पे होगा कितना, टी अल्फा 1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, तो x1 इंटू अल्फा 1 और x2 इंटू अल्फा 2, ये लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर हम अलग से ये एक लाइन और बढ़ा देते हैं, टी अल्फा 1 इज इक्वल टू x1 इंटू ये आपका जो है अल्फा 1 और अल्फा 2। चलिए नहीं तो हम तो लिख तो दिए हैं, क्या दिक्कत है बार बार लिखोगे। x1 इंटू अल्फा 1, x2 इंटू अल्फा 2, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे x1 कितना आया था b और x2 कितना आया था b माइनस ए, ये हो गया। अब ये b और b माइनस ए कहाँ से लाओगे, a और b की वैल्यू रख दो, b बराबर 3, ये देखिए आपके सामने, और a इज इक्वल टू 2, तो 3 माइनस 2 ये 1 हो गया। ये आपका जो मेन आया है वो है 3 और 1, यही है कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट बनेगा। अब इसी तरह से हम निकालेंगे टी अल्फा 2। अब टी अल्फा 2 निकालिए, कॉपी कर लीजिए इसको। तो बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तभी लगा पाएंगे, ऐसे नहीं, है ना। आसान है लेकिन लापरवाही में नहीं भाई, लापरवाही करोगे तो नहीं लगा पाओगे। देखिए अब हम चल रहे हैं टी अल्फा 2 पर। टी अल्फा 2 क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये भी हो जाएगा टी अल्फा 2 आपका जिस तरह से ये निकाला था, तो a कामा b, तो कितना आ जाएगा t माइनस 1 कामा 0। आपकी x की जगह पर -1, y की जगह पर 0 है, तो इसको लिखेंगे आप लोग 4 इंटू -1 2 इंटू 0 कामा 2 इंटू -1 y इज इक्वल टू 0। ये देख लीजिए, तो ये आ जाएगा ये -4, तो ये -4 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2, ये हो गया। ये फिर आपका क्या बन जाएगा a कामा b। अगर यहाँ से इंप्लाई कर दीजिए तो a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू -2, है ना, कहीं से भी लिख सकते हो। तो ये टी अल्फा 2 के लिए हम यहाँ पर पहुँच गए। फिर हम जानते हैं a कामा b इज इक्वल टू x1 1 कामा 1, वही आपने लिखा था अभी, और x2 -1 कामा 0। तो चलिए यहाँ पर हम टी अल्फा 2 लेके चलते हैं, तो टी अल्फा 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा वही a कामा b, ये बनेगा पूरा। तो टी अल्फा 2 कितना लिखोगे, x1 है आपका b 1 कामा 1 और प्लस x2 है b माइनस a -1 कामा 0। अब की जो b आया है वो कितना आया है -2, तो इस बार b आपका -2 हो जाएगा 1 कामा 1 और b माइनस a -2 माइनस -4 इंटू -1 कामा 0। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो टी अल्फा 2 आपका हो जाएगा -2
1, 1 और माइनस +2 -1, 0, ये बन जाएगा आपका नंबर 5। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो -2 है और 2 है, ठीक है, ये कोफिशिएंट है। अब यही कोफिशिएंट से आपको जो है मैट्रिक्स बनानी है, ये लिख दीजिए तुरंत, मतलब ये कॉपी करिए। ठीक है, उसी तरह से ये भी निकाल दिया, T-α1 के T-α2। बस अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालिए। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करिए पहले। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये हो जाएगी आपकी 3, 1 और -2, 2, ये है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स है ना, यानी मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे लिख देते हैं सीधे सीधे, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, यहां था लीनियर ऑपरेटर है ना, लीनियर ऑपरेटर T रिलेटिव टू द ऑर्डर बेसिस, ठीक है, B लिख देते हैं, B। तो क्या लिखोगे, संकेत दिया था T, B, यहाँ एक ही बेसिस रहेगी, ऑपरेटर है, तो हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ, इसको कोई नाम दे दीजिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, चलो इसको दे देते हैं कोई नाम दे देते हैं, C लिख देते हैं, कैपिटल C, ठीक है, कोफिशिएंट को नाम देने में अच्छा रहता है। तो ट्रांसपोज ऑफ C, दैट इज C डैश। C डैश मीन्स क्या हो गया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये हो गया आपका आंसर। ये है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको जो है आप कॉपी कर लीजिए, ये था। तो काफ़ी घुमाव फिराव रहता है क्वेश्चन में, तो वैसे हमने कोशिश किया है कि सीधे से बता दें। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं, जो बेसिस होती है, जैसे α1 α2, तो उसका T-α1 T-α2 निकालेंगे। फिर इसमें A, B हमने देखा 2 डायमेंशन का था, तो हमने A, B बिलोंग करा दिया R² में। फिर A, B को लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाया α1 और α2, तो हमने लिखवाया A, B इज इक्वल टू x1 α1 प्लस x2 α2। फिर हमने उसको α1 α2 जो वैल्यू थी 1 1 और -1 0 रख के x1 x2 की वैल्यू निकाल दिया A और B के टर्म में। उसके बाद फिर T-α1 हमने निकाला, तो T-α1 के लिए जो हमने T(xy) की डेफिनेशन दी थी उसमें 1 1 करके फिर xy जगह पे 1 1 करते हुए पूरा निकाला, उसको A, B कहा, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में शो कर दिया। ऐसे निकालते हुए हम लोग कोफिशिएंट में आ जाते हैं, फिर पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं, कोफिशिएंट का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये हो जाता है। कुछ स्टूडेंट कोफिशिएंट पे ही निकाल के छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाएगा। उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तब जाके मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ऑपरेटर या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो इतना इसमें तैयार करिए, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बताते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।